इवनिंग गाइस, वेलकम इन स्टडी विथ रितेश चैनल। और आज मैं पल्लवी फिर से पीएमएम के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि 2013 और 2012 में पूछा गया है। ठीक है, और फिर से हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे और उसके आंसर्स को करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को भी नोट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। चलो, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम बार अमेरिका में एड्स की पहचान कब हुई थी? सबसे पहले बार अमेरिका में एड्स की पहचान कब हुई थी? तो ये बात याद रखना कि कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा इंडिया या अमेरिका। तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना बच्चों, ठीक है, आंसर करने से पहले। तो क्या पूछ रहा है? अमेरिका में प्रथम बार एड्स की पहचान कब हुई थी? किस सन में, किस सदी में हुई थी? ठीक है ना, किस सन में हुई थी? तो किस सन में हुई थी? जिसको उसको आंसर आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। तो द राइट आंसर इज़ 1981। कब हुई थी? 1981 में अमेरिका में पहली बार एड्स की पहचान हुई थी। ठीक है, अब यही बात कर ले इंडिया की, कि अगर मैं पूछ दूँ कि इंडिया में कब हुई थी एड्स की पहचान, जिसको इसको आंसर आता है इसका लिखो। तो बच्चों, इंडिया में एड्स की पहचान पहली बार 1986 में हुई थी। किसमें? 1986 में हुई थी। इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ओके, ये 2013 में पूछा गया है, बट आगे ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये याद कर लो कि 1986 में इंडिया में पहली बार एड्स की पहचान हुई थी। एड्स का फुल फॉर्म सबको पता होगा, ठीक है, किस वायरस के थ्रू होता है ये भी पता होगा, सेक्सुअली डिजीज़ है या फिर एसेक्सुअल है ये भी पता होगा। तो चलो, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? मुड़े पैर, आधे टेढ़े दांत। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। मुड़े पैर, आधे टेढ़े दांत, बाहर निकली जीभ किस बीमारी की निशानी है? किस बीमारी की निशानी है? क्या मधुमेह की है, या फिर मैक्सीडीमा, या ग्वाइटर, या फिर क्रिटिनिज्म? किसकी निशानी है? मुड़े पैर, आधे टेढ़े दांत और बाहर निकली जीभ। तो आप लोगों को पता होगा गाइस, ये किसकी निशानी है? क्रिटिनिज्म की। किसकी? क्रिटिनिज्म एक बीमारी है जिसका ये लक्षण है। क्या है? मुड़े पैर, आधे टेढ़े दांत और बाहर निकली जीभ। ठीक है, ये बच्चों और बूढ़ों दोनों में होता है, ये बात याद रखना है। सिर्फ यंग में नहीं पाया जाता, बट बच्चे और बूढ़े में ये होता है। ठीक है, चलो आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अंग जिसका कार्य शरीर की तापमान, पानी की सही उपलब्धता, भूख और नींद का नियंत्रण करता है। 4 ग्लैंड, ब्रेन के ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से बताना है कि किसका फंक्शन है, किसका कार्य है। तो फर्स्ट बात किसकी कर रहे हैं? पॉन्स की। किसकी? पॉन्स की। तो बच्चों, ये क्या करता है? ये ब्रेन में होता है, ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? हियरिंग और टेस्ट का। जैसे कुछ आप खाते हो ना, तो तीखा है, मीठा है, ये कौन सेंस करके बताता है? तो जीभ पे तो रखते हो, लेकिन सेंस कौन करता है? पॉन्स। ठीक है, इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं, ब्रेन स्टीम भी बोलते हैं। ये भी नोट करना कि पॉन्स को ब्रेन स्टीम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो होता है ना बच्चों, वो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन का क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये बात याद रखना, क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लिंगाटा। ओके, और इसका काम क्या होता है? थिंकिंग का। ठीक है, नहीं, इसका काम थिंकिंग का नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ सेरिब्रम पे, सेरिबेलम पे। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? इसका काम होता है थिंकिंग। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगाटा का नहीं, इसका काम होता है थिंकिंग, मेमोरी, सोचने के बारे में, या फिर किसी से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो आप, अच्छे से बात कर रहे हो, बुरे से बात कर रहे हो, ये किसका काम होता है? आपका सेरिबेलम का। ठीक है, लास्ट क्या आपका? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बच्चों क्या करता है? ये ग्लैंड है और ये हार्मोनल सिस्टम है। क्या है? हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। हार्मोनल सिस्टम मतलब आप समझ लो कि जैसे अगर आपको प्यास लगी, जैसे बॉडी में पानी की कमी हुई तो आपको प्यास लगी, तो ये कौन इन्फॉर्म करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, भूख लगी, नींद आ रही है, इस सबको कंट्रोल कौन करेगा? सबको कंट्रोल कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, और हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है।
तो द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। ओके, अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, प्याज रूपांतरित है डैश है। प्याज किस में रूपांतरित है, तो किस में सबको पता होगा कि किस में रूपांतरित है। तो चलो हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जड़, दूसरा क्या है तना, तीसरा पत्ती और चौथा क्या है राइजोम, ठीक है, यानी प्रकंद। ओके, तो आप सभी को पता है कि प्याज किस में होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ए कर देंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, किस में होता है, तना में होता है, ठीक है ना, किस में होता है, स्टेम में होता है। अब मिट्टी के नीचे है तो कुछ लोग सोचते हैं कि मिट्टी के नीचे है तो जड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे आप तना बोलो या फिर मोडिफाइड, ज़्यादा सही क्या रहेगा, मोडिफाइड स्टेम बोलो बच्चों के। क्या बोलोगे, मोडिफाइड स्टेम में रूपांतरित होता है, यानी मोडिफाइड तना में रूपांतरित होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, पानी में रखी किशमिश कैसे फूल जाती है। अगर पानी, सपोज ये बाउल है, एक कटोरा है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक किशमिश को डालें, ठीक है, ये पिचका हुआ किशमिश है, ठीक है, इसमें डाले तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। देखते हो ना, एकदम ओरिजिनल शेप में आ जाता है, एकदम राउंड सा शेप हो जाता है, फूला फूला हुआ दिखता है, ठीक है। तो उसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लाज्मोलाइसिस, सेकंड क्या है, एडजॉर्प्शन, थर्ड क्या है, यानी सोखना, थर्ड क्या है, बही परासरण, या फोर्थ क्या है, अंतः परासरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो चलो ओस्मोसिस तो होता है, ये तो सबको पता है कि ओस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से या तो वो फूलता है या तो वो सिकुड़ता है, ठीक है। तो जब वो फूल जा रहा है, ये किस कंडीशन की बात कर रहा है कि जब हम पिचका हुआ किशमिश पानी के अंदर डाले तो वो किस शेप में फॉर्म हुआ, ऐसा बनकर निकला। तो उसमें कौन सा ओस्मोसिस हुआ, इनर ओस्मोसिस हुआ यानी अंतर परासरण हुआ, या फिर वही आउटर एक्सो बोल सकते हो, एक्सो ओस्मोसिस हुआ। तो क्या होता है बच्चों, जब पिचका हुआ किशमिश अगर डालेंगे पानी में और फूल जाएगा तो उस समय क्या होता है, उस समय इंटर ओस्मोसिस होता है। क्या होता है, अंतः परासरण होता है, या फिर इंटर ओस्मोसिस बोल दो उसे, ठीक है। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, सेल की कौन सी झिल्ली आंशिक रूप में परागमय है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आप किसकी बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या है, कोशिका को चारों ओर से बंद करने वाली झिल्ली यानी सेल वॉल, या फिर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, या फिर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सेल की कौन सी झिल्ली आंशिक रूप में परागमय है, यानी क्या है, उस मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है, सेल के उस मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है जो कि क्या है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब क्या समझते हो, आंशिक झिल्ली मतलब क्या समझते हो बच्चों आप लोग, मतलब उसे पार्शियली परमिएबल यानी कुछ ही ऐसे चीज़ है जो कि उस सेल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली परमिएबल होता है। क्या होता है, पार्शियली परमिएबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो आप लोग ना बीच में कमेंट में बातें शुरू कर देते हो, ओके, तो बातें कम करो, पहले थोड़ा पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल का पौधा डैश का उदाहरण है। जल्दी जल्दी बता दो कि ये क्या है, डाइकोटिलेडोनस है, द्विबीजपत्री है, या एक बीजपत्री है, या फिर क्या है, जिम्नोस्पर्म है, या क्या है, फर्न है। बताओ, ये सबको पता है कि चावल का पौधा किसका उदाहरण है बच्चों, चावल का पौधा मोनोकॉट का, मतलब एक बीजपत्री है। क्या है, चावल का पौधा एक बीजपत्री का उदाहरण है, ओके, समझ में आ गया। मोनोकॉट अब मैं बता चुकी हूँ, अब मेरा अगर पिछला वीडियो देखोगे तो मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, फर्न क्या होता है, ठीक है। तो नो डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी जल्दी, और इसका आंसर पता है मुझे, कमेंट में एकदम लिखते जाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ा पक्षी है, सबको पता है इसलिए नो डिस्कशन, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे बड़ी पक्षी है, ओके। चलो इससे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नहीं तो आप लोग कमेंट का भंडार लगा देते हो।
तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, देखो, इनमें कौन सा एंजाइम हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, यानी मुंह में जो हम भोजन खाते हैं चबाते टाइम उसमें कौन सा एंजाइम हमारे मुंह के अंदर भोजन के साथ क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट क्या है ट्रिप्सिन, सेकंड क्या है सेलुलोज, थर्ड क्या है पेप्सिन, फोर्थ क्या है एमाइलेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, सबको पता हो ये कौन सा एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड में मिक्स होता है चबाने के टाइम और फिर आराम से क्या ओजोफेगस मतलब यहाँ नली जो होती है इसमें आराम से चला जाता है, ठीक है, पेट के अंदर। तो कौन सा होता है एंजाइम, वो होता है एमाइलेज। कौन सा होता है एमाइलेज। ओके, तो द राइट आंसर इज डी, सबका सही है। ओके, वेरी गुड। तो क्या होता है एमाइलेज जो होता है वो हमारे भोजन के साथ मिश्रित होता है और वो हेल्प क्या करता है एकदम स्मूथली हमारे जो ओजोफेगस होता है ग्रसिका होता है उसके अंदर आराम से चला जाता है। ठीक है, या फिर इसे अल्फा एमाइलेज भी बोल दो या फिर टाइलिन भी बोल दो, ना कि ट्रिप्सिन, टाइलिन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो अभी ये क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, ठीक है, तो भी करना तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि इजी है तो चलो छोड़ देते हैं, नहीं, इसे भी हम देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में भोजन अंत में कहाँ पचता है। ये बता दो कि जब सारा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि मुंह में भोजन डाले उससे एमाइलेज मिला, फिर वो ओजोफेगस से अंदर गया, स्टोमक में गया, वहाँ क्या डाइजेशन स्टार्ट हुआ आपका, लेकिन लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है। वैसे तो कहेंगे तो डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले तो बड़े जो टुकड़ा होता है खाना का उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं मुंह में ही, उसके बाद पेट में जाता है तो उसके बाद टूटता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अंतिम बार भोजन कहाँ पचता है। तो कहाँ पचता है सबको पता होगा, जल्दी जल्दी आंसर्स करो। तो बच्चों कहाँ पचता है, ये छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। ओके, इसका आंसर सबको पता है। आप लोग देख ही रहे हो क्वेश्चन का लेवल ईजी है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, चलो पढ़ते हैं हम एक एक करके। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोशिकाओं का आकार व आमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन से अलग अलग सेल का शेप और साइज वेरी करता है। ठीक है ना, जिसका जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से उसका सेल होगा, उस हिसाब से उसका सेल का स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, साइज होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, यानी सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप। जी बिल्कुल, बहुत ऐसे सेल है जो कि अपना शेप चेंज करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो एक्सक्यूडिशन यानी निष्पादन की क्षमता हर एक, तो बच्चों प्रत्येक कोशिका में अपनी निष्पादन की क्षमता होती है। हर एक कोशिका जो होता है उसका अपना अपना ओन कैपेसिटी होता है एक्सक्यूडेशन का यानी निष्पादन का। ठीक है ना, अपना क्षमता होता है कि कौन कितना कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी क्या है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो नहीं, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। सभी देह ऊतकों में यानी सेम टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू, हर एक बॉडी टिश्यू में सेम टाइप के सेल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ले लो इपिथर्मल सेल, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी, इपिथेलियल सेल जो कि आपकी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ओके, या फिर गट्स में प्रेजेंट होता है। फिर इंडोथेलियल सेल ले लो, नर्व सेल ले लो जो न्यूरॉन्स में होते हैं, मसल सेल जो मसल्स में होते हैं, ओके, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, सेम टाइप के सेल्स सभी बॉडी टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, जो फोर्थ नंबर है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है यानी गलत है। ये आपका कथन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या, इससे आपसे क्या पूछ रहा था कि जो कथन सही नहीं है यानी जो कथन गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। ओके, सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये क्या है आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका 11 नंबर का आंसर क्या होगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ये देखो 12 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। साकीय नॉट सक्रिय, ठीक है, यानी हर्बल, सॉरी वो थोड़ा
टंग स्लिप था, स्लिप ऑफ टंग था। ओके, साकिए यानी हर्बल इंडियन डॉक्टर, किस प्लांट को ये उपाधि मिली है? ये उपाधि यानी या फिर किस प्लांट को ये इस नाम से भी जाना जाता है, हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से, यानी साकिए भारतीय डॉक्टर के नाम से। तो ऑप्शंस क्या है? आंवला, दूसरा क्या है? आम, तीसरा क्या है? नीम, चौथा क्या है? तुलसी। तो बात करें आंवला की, तो जी हाँ, आंवला को ही हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंवला को ही इंडियन हर्बल डॉक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वजह से ना कितने बीमारियों का प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। ठीक है, इसका सेवन करने से कई ऐसे बीमारी हैं जिसका प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, यानी नेचुरली तरीके से ठीक किया जा सकता है। किसके प्रयोग से? आंवला के प्रयोग से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? साकिए भारतीय डॉक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी आंवला। आंवला इज़ द राइट आंसर। ओके, आम को क्या बोला जाता है? किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है। नीम क्या है? नीम से भी बहुत सारी बीमारी ठीक होती है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, वो सब ठीक हो जाता है। तुलसी को पवित्र पेड़ बोला जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? आभासी फल यानी फल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। फल्स फ्रूट का एक उदाहरण कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इसको मैं करवा चुकी हूँ इन प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? सेब, अमरूद, आम और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कि हमारा फॉल्स फ्रूट कौन है? फॉल्स फ्रूट कौन है बच्चों? तो ये सबको पता है, क्या है? सेब है। सेब है। क्या है फॉल्स फ्रूट? सेब है। ठीक है, तो बच्चों इसको फॉल्स फ्रूट बोलते क्यों हैं, ये आप लोग पूछ सकते हो। तो ये मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि एप्पल का जो ग्रो होता है वो ओवरी से नहीं होता है। ओवरी यानी अंडाशय से इसका उत्पत्ति नहीं होता है, ये ग्रो नहीं करता है। ये कहाँ, तो फिर कहाँ से करता है? तो ये थैलमस से करता है। कहाँ से? थैलमस से ग्रो करता है। कौन सा? सेब। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, आंसर मिल गया। चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? नॉर्मल हेमोग्लोबिन पूछ रहा है। उसमें किस में पूछ रहा है? एडल्ट मेल में। ठीक है, एडल्ट मेल में तो कितना होता है? अगर जिसको नहीं पता है वो याद कर लेना, 14.5 ग्राम। कितना होता है? 14.5 ग्राम। ओके, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? ऑप्शंस देखते हैं। मिनामता रोग, बैंक फुट रोग, या फिर डिक्लेसिया, या फिर इटाई। तो किससे संबंधित है? सबको आंसर पता है, इटाई से। तो जिन बच्चों ने डी दिया उनका 100% करेक्ट है। वेल डन गाइज। ओके, किससे संबंधित है आपका कैडमियम प्रदूषण? इटाई से। किससे है? इटाई से। ओके, चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? शिष्ट पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? यानी क्या पूछ रहा है? शिष्ट यानी स्पॉट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक पत्ता है, ठीक है, तो इस पत्ते पे जो पीला पीला धब्बा हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो जल्दी जल्दी बताओ किसकी कमी से होता है? स्पॉट, ये याद रखना। सिस्ट बोल रहा है यानी स्पॉट बोल रहा है, ना कि मार्जिन। ये नहीं बोल रहा है कि पत्ता का मार्जिन जो है वो पीलापन स्टार्ट होता है वो किसकी कमी से होता है। पीलापन दोनों में हो रहा है, लेकिन एक मार्जिन से स्टार्ट होता है और एक पत्ती के बीच में येलो स्पॉट्स होते हैं। ओके, तो जो पत्ती के बीच में जो येलो स्पॉट्स होते हैं, जो पीले धब्बे होते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं बच्चों? तो मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होती हैं? मैग्नीशियम की कमी से। ओके, समझ में आ गया। और जिंक, चलो जिंक की बात करते हैं। तो जिंक की कमी से क्या होता है? जब पत्ता, आपका जो पत्ता का किनारा है, यानी क्या है आपका जो मार्जिन है, उसे क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में मार्जिन बोलते हैं और हिंदी में किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर पीलापन स्टार्ट हो जाए और फिर धीरे धीरे पूरा पत्ता पीला हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन की कमी से क्या होता है बच्चों? अगर पेड़ में फ्रूट लगा है तो फ्रूट आपका क्या हो जाएगा? क्रैकिंग, यानी फटना शुरू कर देगा। तो आपको लगेगा कि बोरोन की कमी हो गई है पौधों में। ठीक है, मतलब एक स्टेज पे, यानी पक जाए, फटे तो नहीं,
कच्चा है और फटना शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें बोरोन की कमी हो गई, या फिर उसकी जो या फिर पेड़ की जो पत्तियां हैं वो मोटी होकर मुड़ना शुरू कर दे, तो वो किसकी कमी से होगा, बोरोन की कमी से, ठीक है। अब लोहे की बात कर ले तो लोहे की कमी से क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ रुक जाता है। क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है प्लांट का। तो आप लोगों को पता क्या चलता है कि आयरन की कमी है, ठीक है, तो उसे आप आयरन प्रोवाइड करते हो, बोरोन प्रोवाइड करते हो, जिंक प्रोवाइड करते हो, जैसा जैसा प्लांट का लक्षण बताता है, ठीक है, तब जाके आपका एक हेल्दी प्लांट ग्रो करता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में छोटी आंत 17वीं ग्रंथि निम्न में से कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है। तो चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं, अधिविक्र या फिर क्या बात कर रहा है, थायराइड ग्लैंड की, या फिर पीयूष, या फिर अग्नाशय की, ठीक है। तो आप बताओ कि सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। तो द राइट आंसर इज, क्या होगा राइट आंसर बच्चों, पीयूष। क्या होता है, पीयूष जो है, यानी पीयूष जो है वो क्या है आपका, सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ओके, और कोई पूछे कि ये रहता कहाँ है, तो ये मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन में रहता है, ह्यूमन ब्रेन में रहता है, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन में रहता है। इसका लोकेशन, इसका जगह वही है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और हिंदी में पीयूष बोलते हैं। तो चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, कालाजार का रोग वाहक, कालाजार का रोग वाहक कौन सा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, एनोफिल्स मच्छर, या फिर क्यूलेक्स मस्क्यूटो, या फिर सीसी मक्खी, या फिर सिकाटा मक्खी। तो ये सबको पता होगा कालाजार का रोग वाहक कौन सा है, सिकाटा मक्खी। तो द राइट आंसर इज बच्चों डी, सिकाटा मक्खी किसका रोग वाहक है, कालाजार का रोग वाहक है। अब बात करें अगर एनोफिल्स मच्छर की, एनोफिल्स मच्छर की, तो अगर इन्फेक्टेड एनोफिल्स मच्छर आपको काटती है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल होती है, तो आपको क्या हो सकता है, मलेरिया डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, मलेरिया बीमारी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, वो क्या है, शब्दिनी यानी शार्निक्स की बात कर रहा है, किसमें वाक्यंत्र है। जल्दी से इसका आंसर करो, किसमें वाक्यंत्र है। चलो ऑप्शंस को देखते हैं, उभयचर है यानी एम्फीबियंस है, या फिर सरीसृप है यानी रेप्टाइल्स है, या पक्षी, या फिर ब्रेस्ट, ठीक है। तो आप बता दो कि साइनिक्स जो है वो किसका वाक्यंत्र है। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसका वाक्यंत्र है बच्चों, पक्षी, पक्षी का वाक्यंत्र कौन सा है, साइनिक्स यानी शब्दिनी, ठीक है। इसी के साथ हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है, जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है, यानी क्या बोल रहा है आपका, सेल डिवीज़न नहीं होता है। कौन ऐसा है जो कि जन्म के बाद, बर्थ के बाद ह्यूमन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, कंकाल यानी स्केलेटन में, या तंत्रिका, या फिर संयोजी में, या फिर जनन में, किस ऐसे टिश्यू में सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो ये आंसर सबको पता होगा, किसमें, तंत्रिका में, यानी नर्व सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। जन्म के बाद नर्व सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।